अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। पढ़ाई के लिए एक दिन में कितने घंटे दिए जा सकते हैं? 8 घंटे? 10? शायद बहुत ज्यादा हुआ तो 12। हाँ, 12। लेकिन अगर मैं कहूँ 17 घंटे हर रोज, वो भी बिना किसी छुट्टी के। ये तो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। 2019 में चीन में जू जेंग नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट का ये 17 घंटे का स्टडी शेड्यूल वायरल हो गया था और उसने पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी थी। और वो बहस सिर्फ घंटों की गिनती पर नहीं थी, है ना? वो इस बात पर थी कि क्या ये डिसिप्लिन था या एक क्रूर सिस्टम का नतीजा। सही बात है। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे और जो जानकारी हमारे पास है वो जू ज़ैंग के शेड्यूल, उसके बैकग्राउंड पर लिखे गए आर्टिकल से ली गई है। इसमें उसके एक पुराने टीचर की बातें भी शामिल हैं। तो आज हम सिर्फ उस टाइम टेबल को नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक टीनेजर को इस हद तक जाने के लिए क्या चीज मजबूर करती है। और ये चीन की मशहूर गाओ गाओ परीक्षा और वहाँ के समाज के बारे में क्या बताता है। तो चलिए सबसे पहले उस स्टूडेंट से मिलते हैं जिसने ये सब किया। कौन था ये? जू ज़ैंग। तो जू जेंग वुहान शहर का 11वीं क्लास का एक स्टूडेंट था और उसकी कहानी को समझने के लिए ना उसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। उसका परिवार बहुत ही गरीब प्रवासी मजदूरों का था। चीन में प्रवासी मजदूर का मतलब एक तरह से उन लोगों से होता है जो छोटे गांव छोड़कर बड़े शहरों में काम करने तो आते हैं, पर उन्हें वहां के परमानेंट निवासियों वाले अधिकार नहीं मिलते। मतलब वो हमेशा एक तरह से बाहर ही रहते हैं। बिल्कुल। तो वो एक ऐसे माहौल में बड़ा हो रहा था जहां उसने शायद बचपन से ही संघर्ष को बहुत करीब से देखा होगा और यही उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन बन गई, इस गरीबी के चक्र से बाहर निकलना। उसके लिए पढ़ाई सिर्फ नॉलेज नहीं थी, बल्कि जिंदगी बदलने का एक जरिया थी। जिंदगी और मौत का सवाल थी, कह सकते हैं। और ये उसकी आदतों में भी साफ दिखता था। उसके टीचर्स बताते हैं कि वो बहुत सादा जीवन जीता था। जैसे कि कभी नए कपड़े नहीं खरीदता था और दोपहर के खाने में भी सबसे सस्ता ऑप्शन चुनता था ताकि कुछ पैसे बचा सके। ये पैसे बचाना सिर्फ जरूरत नहीं थी, ये उसके डिसिप्लिन का हिस्सा था। और उसका लक्ष्य भी कोई छोटा नहीं था। वो चीन की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा गांव-गांव में टॉप रैंक लाना चाहता था। हाँ, उसका सपना था पेकिंग यूनिवर्सिटी जैसी टॉप संस्था में साइंटिफिक रिसर्च करना। ये कुछ वैसा ही है जैसे भारत में कोई आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस पढ़ने का सपना देखे। हाँ, लेकिन शायद उससे भी कहीं ज्यादा प्रेशर के साथ। और वो सिर्फ सपने नहीं देख रहा था, उसमें काबिलियत भी थी। वो कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं था जो सिर्फ मेहनत कर रहा हो। अच्छा। वो पहले ही एक नेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन जीत चुका था और इसके बाद उसे चीन की एक और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, सिंहुआ यूनिवर्सिटी के एक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप के लिए भी चुना गया था। तो ये साफ था कि वो टैलेंटेड था। लेकिन चीन में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। सही बात है। वहाँ लाखों टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। शायद इसीलिए उसे लगा कि टैलेंट को असाधारण मेहनत से मिलाना ही एकमात्र रास्ता है। और यहीं से हम उस चीज पर आते हैं जिसने उसे पूरे चीन में मशहूर कर दिया, उसका 17 घंटे का टाइम टेबल। वाह, टाइम टेबल! वो कोई नॉर्मल रूटीन नहीं था, वो किसी मशीन के ऑपरेशन मैनुअल जैसा लगता था। हर एक मिनट का हिसाब। और ये सर्दियों की छुट्टियों का शेड्यूल था ना, एक ऐसा टाइम जब ज्यादातर स्टूडेंट्स थोड़ा आराम करते हैं। पर जू ज़ैंग के लिए छुट्टियां थी ही नहीं। सुबह 6:40 पर उठना और सीधे पढ़ाई शुरू। सुबह 4:40। बाप रे। सुबह का पूरा टाइम मैथ्स के एक्स्ट्रा क्लासेस और सेल्फ स्टडी के लिए। और लंच? दोपहर के खाने के लिए बस कुछ मिनट, और फिर दिन का एकमात्र ब्रेक जो था दोपहर में 30 मिनट की एक झपकी, सिर्फ आधा घंटा। बस आधा घंटा पूरे दिन में? ये तो सुनकर ही थकान हो रही है। ये अनुशासन है या सजा? उस 30 मिनट की झपकी के बाद दोपहर में दूसरे सब्जेक्ट्स का रिवीजन, शाम को डिनर के लिए फिर से कुछ मिनट, और उसके बाद पढ़ाई का दौर देर रात तक चलता था। और खत्म कब होता था ये सब? ये सब खत्म होता था रात के 11:50 पर, और अगले दिन फिर सुबह 6:40 पर वही चक्र। इस शेड्यूल में दोस्तों से बात करने का, कोई गेम खेलने का, किसी भी चीज का कोई टाइम नहीं था। इस तरह का डिसिप्लिन आता कहां से है? सिर्फ बाहरी प्रेशर से कोई ऐसा नहीं कर सकता। इसके पीछे एक बहुत मजबूत सोच होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और उसकी सोच हमें पता चलती है उस मोटो से जो उसने अपने टाइम टेबल के ऊपर लिखा हुआ था। क्या लिखा था? उसने लिखा था, जिंदगी में सर्दियों या गर्मियों की कोई छुट्टी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सफलता देर से मिलती है, बल्कि तुम खुद पर काफी सख्त नहीं हो। बाप रे, ये लाइन तो किसी योद्धा जैसी लगती है।
इसमें खुद के लिए कोई हमदर्दी नहीं, कोई बहाना नहीं। हाँ, ये एक तरह से खुद को ही चैलेंज करना है कि तुम और ज्यादा कर सकते हो। चीन की संस्कृति में मेहनत और संघर्ष को लेकर एक गहरा सम्मान है। वहाँ एक पुरानी कहावत है, चीखू, चीखू, जिसका मतलब है कड़वाहट खाना। बिल्कुल। मतलब सफलता के लिए मुश्किलों को सहना एक गुण है। यू ज़ेंग का ये मोटो उसी सोच का एक एक्सट्रीम वर्जन था। और जब ये वायरल हुआ तो इसी पर सबसे ज्यादा बहस हुई। एक तरफ लोग थे जो इसके इस लगन की तारीफ कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग था जो इसे लेकर चिंतित था। उन्होंने कहा कि ये प्रेरणादायक नहीं बल्कि खतरनाक है। ये इन्वोल्यूशन या नेचेन का एक सटीक उदाहरण है। नीचवान, ये क्या है? नेचवान चीन में पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुआ एक शब्द है। इसका मतलब है एक ऐसी बेकार की कंपटीशन जो किसी को आगे नहीं बढ़ाती। सब बस अपनी जगह पर बने रहने के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। अच्छा, जैसे एक सिनेमा हॉल में अगर एक आदमी बेहतर दिखने के लिए खड़ा हो जाए तो सबको खड़ा होना पड़ता है। हाँ, पर अंत में किसी को भी पहले से बेहतर नजारा नहीं मिलता, बस सब थक जाते हैं। वाओ, ये तो एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मतलब एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं। बिल्कुल। और आलोचकों का कहना था कि जू ज़ेंग की कहानी इसी अंतहीन दौड़ का प्रतीक है। उसने अपने लिए कुछ और नियम भी बनाए थे, जैसे आत्म अनुशासन, आत्म सुधार। और एक नियम था, नोट्स को समझो, सिर्फ कॉपी मत करो, जो दिखाता है कि वो रट्टा नहीं मार रहा था। हाँ, और एक नियम जो शायद आज की पीढ़ी के लिए सबसे मुश्किल होगा, मोबाइल फोन को कभी हाथ मत लगाओ। ये तो सच में बहुत निर्मम स्ट्रैटेजी थी। और यही हमें इस कहानी के सबसे बड़े हिस्से पर लाता है। जू ज़ेंग की कहानी सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है। ये सिस्टम की कहानी है जो ऐसे स्टूडेंट्स को पैदा करता है। और इस सिस्टम के सेंटर में है गोखाओ। गोकाओ, चीन की राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा। इसे अक्सर एकल तख्ते का पुल कहा जाता है ना, जिस पर लाखों छात्र एक साथ चलने की कोशिश करते हैं। हाँ, और जरा सी चूक आपको खाई में गिरा सकती है। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये भाग्य का दरवाजा माना जाता है, खासकर जू ज़ेंग जैसे स्टूडेंट्स के लिए, जो गरीब परिवारों से आते हैं। हाँ, उनके लिए ये अपनी और अपने परिवार की पूरी जिंदगी बदलने का एकमात्र मौका होता है। अगर स्कोर अच्छा आया तो देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी, अच्छी नौकरी, सामाजिक सम्मान सब लगभग तय हैं। और अगर नहीं तो रास्ते बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो जब दांव पर इतना कुछ लगाओ तो जाहिर है प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। और इसी प्रेशर ने चीन में एक अरबों डॉलर की प्राइवेट ट्यूशन इंडस्ट्री को जन्म दिया। और इसी माहौल ने जू ज़ेंग जैसे शेड्यूल को जन्म दिया। उसकी कहानी ने इस सिस्टम की क्रूरता को सबके सामने लाकर रख दिया। तो क्या सरकार ने इस पर कोई रिएक्शन दिया? जब एक स्टूडेंट का शेड्यूल एक नेशनल डिबेट बन जाए तो अथॉरिटीज ध्यान तो देती होंगी। हाँ, और ये इस कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जू ज़ेंग की कहानी और उस जैसी हजारों अनकही कहानियों के दबाव में चीन की सरकार ने 2021 में एक बहुत बड़ा और विवादास्पद कदम उठाया। उन्होंने डबल रिडक्शन पॉलिसी लागू की। डबल रिडक्शन, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था 2 चीजों में कटौती। पहला, स्टूडेंट्स पर होमवर्क का बोझ कम करना, और दूसरा, बाहरी ट्यूशन के बोझ को कम करना। इस पॉलिसी ने प्रॉफिट मेकिंग प्राइवेट ट्यूशन कंपनियों पर बहुत सख्त नियम लगा दिए। अच्छा, जैसे वीकेंड्स और छुट्टियों में मेन सब्जेक्ट्स की ट्यूशन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। अरे, मतलब रातों रात एक पूरी इंडस्ट्री पर ताला लग गया। बिल्कुल। अरबों डॉलर की एडटेक और ट्यूशन कंपनियां लगभग दिवालियां हो गईं। सरकार का मकसद था शिक्षा में बढ़ती असमानता को रोकना और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे बुरे असर को कम करना। ये इस बात का सबूत था कि जू ज़ेंग की कहानी किसी एक स्टूडेंट का पागलपन नहीं थी, बल्कि एक सिस्टमिक प्रॉब्लम का लक्षण थी। हाँ, एक ऐसी समस्या जो इतनी बड़ी हो गई थी कि सरकार को दखल देना पड़ा। पर क्या इस पॉलिसी से समस्या हल हो गई? क्या कानून बनाकर किसी की महत्वाकांक्षा या समाज के प्रेशर को कम किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस नीति के बाद संगठित ट्यूशन इंडस्ट्री तो खत्म हो गई, लेकिन इसने एक ब्लैक मार्केट को जन्म दे दिया। अब ट्यूटर प्राइवेटली बहुत ज्यादा फीस लेकर पढ़ाने लगे। तो ये और भी महंगा और असमान हो गया। बिल्कुल। कुछ पेरेंट्स खुश थे कि बच्चों पर बोझ कम हुआ, लेकिन कई और ज्यादा चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि अब उनके बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटे तो जू ज़ेंग की कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट के एक्सट्रीम शेड्यूल की कहानी नहीं है,
ये चीन की महत्वाकांक्षा, गांव-गांव के दबाव और सामाजिक बराबरी की तलाश का एक प्रतीक है। सही कहा। उसका शेड्यूल, उसकी सोच, उस पर हुई सामाजिक बहस और फिर उसके जवाब में आई सरकारी पॉलिसी, ये सब मिलकर एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर पेश करते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का संघर्ष जब लाखों लोगों की कहानी बन जाता है तो वो व्यक्तिगत नहीं रहता। वो एक राष्ट्रीय नीतिगत बहस का चेहरा बन जाता है। जू जंग ने जो किया वो गलत था या सही, इस पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन उसने अनजाने में ही चीन के शिक्षा तंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया। और ये चर्चा एक जरूरी सवाल हमारे सोचने के लिए छोड़ जाती है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और हानिकारक सामाजिक दबाव के बीच की वो पतली रेखा आखिर कहाँ है? किसी का समर्पण कब एक व्यक्तिगत गुण से बढ़कर एक सिस्टमिक प्रॉब्लम का लक्षण बन जाता है? और क्या कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा हो सकता है कि उसके लिए किसी का बचपन ही दांव पर लगा दिया जाए?